तो आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो फीचर्स है दैट इज बेसिकली यहाँ पर तीन फीचर्स काउंट होता है। कौन कौन सा है? फर्स्ट है इनकैप्सुलेशन, एंड इसी को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों फीचर्स ना एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करता है। तो इनकैप्सुलेशन बोलो या एब्स्ट्रैक्शन बोलो, ये एक फीचर काउंट होता है जावा में। सेकेंड फीचर्स है इसका पॉलीमॉर्फेज, एंड थर्ड फीचर है इसका इनहेरिटेंस। ठीक है, हाँ। तो ये हाँ। तीन तीन फीचर्स है जो यहाँ पे जावा एज ए प्योर ओप्स काउंट होता है। प्योर ओप्स का मतलब है कि हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बाहर कोई कोड लिख ही नहीं सकते। जबकि अगर इसी का कंपेयर अगर सी प्लस प्लस से करते हैं, तो सी प्लस प्लस में हम क्लास के बाहर भी कोड करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है। जबकि यहाँ पे जो भी क्लास का कंटेंट है वो ऑब्जेक्ट का पार्ट होना चाहिए। तो क्लास से बाहर हम कोड नहीं करते यहाँ पे, इसलिए इसको प्योर ओप्स बोलते हैं। जबकि जो सी प्लस प्लस है वो हाइब्रिड ओप्स बोलते हैं, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों मिक्स करके कोडिंग करते हैं। बट जावा में स्ट्रक्चर नहीं काम करता है, सिंपली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही होता है, जिसके फीचर्स में ये तीन बेसिक फीचर्स हैं। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। और पहला फीचर्स जो है ना, ये हम लोग शुरुआत से ही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जिसके बगैर हम कोड जावा में रूल्स बेस्ड कोडिंग नहीं करेंगे। अगर विदाउट रूल करते हैं तो मे भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा जावा का रूल बोलता है कि सबसे पहला फीचर जो है वो फर्स्ट प्रोग्राम से ही इम्प्लीमेंट हो जाता है यहाँ पे। अलग से इसके लिए कोई फीचर्स, कोई भी अलग से टेक्निक नहीं है। तो पहला फीचर्स को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। पहला फीचर जैसे बोल रहा है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब ही है कि हाइड ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम एंड यूजर। क्या बोलता है? हाइड ऑल कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम एंड एंड यूजर। यूजर। यस, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो एंड यूजर को हमको नहीं दिखाना है। जैसे हमारे आसपास भी जो ऑब्जेक्ट मिला है हमको, उस ऑब्जेक्ट में आप देखते होंगे कि जो कुछ भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, जैसे फैन है, टीवी है, या आपका लैपटॉप ही है, तो ये क्या किया हुआ है? आपका इनकैप्सुलेट किया हुआ है। और जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कॉम्प्लेक्सिटी सारा हाइड किया हुआ है, और हमको जस्ट एक इंटरफेस मिला है जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं। हमको उसके अंदर के कॉम्प्लेक्सिटी को जानने की जरूरत नहीं होती। एक सेकंड। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो रियल वर्ल्ड में हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का भी सारे कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके एक ऐसा इंटरफेस दिया हुआ है जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट कर सकते हैं सिस्टम से। तो वैसा ही काम हमको यहाँ पे भी करना है प्रोग्रामिंग में, कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि इंड यूजर को समझने और समझाने से कोई मतलब नहीं है। उसको क्या चाहिए? एक इंटरफेस चाहिए, उस इंटरफेस से वो इंटरेक्ट करे और उसका टास्क हो जाए। तो दैट इज ऑल। तो इनकैप्सुलेशन इसी को सपोर्ट करता है। एब्स्ट्रैक्शन में भी वही कंसेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है कि जो भी लेयर बाय लेयर हम सारे ऑब्जेक्ट को रखें, ताकि एक लेयर के अंदर दूसरा लेयर हाइड होता चला जाए। तो एब्स्ट्रैक्शन बोलता है। जैसे अगर हम इसमें एक रैपर क्लास की आता है, रैपर क्लास एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है। और रैपर क्लास हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक चॉकलेट का एग्जांपल देख लो। चॉकलेट में क्या होता है ना, कि रैपर लगा लगा के उसको प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है। तो एब्स्ट्रैक्शन प्रोटेक्शन वाला फीचर है। तो वही ये दोनों फीचर्स ना आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो इनकैप्सुलेशन फीचर में सिंपली हम कर सकते हैं हाइड ऑल कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा ना, इस एग्जाम्पल में ऑलरेडी हम लोग फॉलो कर चुके हैं।
कौन सा एग्जाम्पल? जो लास्ट है, खासकर गेट गेट डाटा एंड सो डाटा, ये जो फंक्शनलिटी हम लोग अचीव किए थे, ये पूरा इनकैप्सुलेट अचीव किए थे। जैसे जो कोड था, ये स्टूडेंट वाला जो कोड हम लोगों ने लिखा था, ये कोड आपका एक तरह से इनकैप्सुलेशन को फॉलो करता है। इनकैप्सुलेशन कैसे फॉलो हो रहा है? तो आप देखो, अगर हम रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, तो रियल वर्ल्ड इंड यूजर को सिर्फ इतने से मतलब होगा। ये सारा फंक्शनैलिटी हम क्या लिखे हैं, ये सारे फंक्शनैलिटी से उसको कोई लेना देना नहीं है कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, कैसे वेरिएबल असाइन किया हुआ है, या कैसे प्रोसेस किया हुआ है। तो इन सारे चीजों से या इन सारे कंसेप्ट से एंड यूजर को कोई मतलब नहीं। हाँ, उसको क्या मतलब होगा कि मुझे एक क्लास मिल जाए। अभी एंड यूजर एक प्रोग्रामर है, एंड फाइनल एंड यूजर एक यूजर होगा, सिंपल यूजर, जो सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा। तो अभी हम अगर एक प्रोग्रामर के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर क्या है कि प्रोग्रामर को एक क्लास पता होना चाहिए, और क्लास का वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके जो भी बिहेवियर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उसको कॉल कर लेगा। तो कॉल करेगा तो सिंपली वो गेट डाटा कॉल करेगा। अब गेट डाटा में क्या लिखा हुआ है, इससे एंड यूजर यानी एंड प्रोग्रामर को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो अभी तो जैसे ये छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग में जाते हो या डेवलपमेंट में जाते हो, तो इस तरह का प्रोग्राम आप हजारों लाइन में कोड करोगे, तो वो सारा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हाइड किया हुआ रहेगा। मतलब आपको फाइनली एक क्लास डिक्लेयर करके उसका इंटरफेस दे देना है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने का परमिशन दे देना है, और वो ऑब्जेक्ट बनाएगा और फिर उसके अंदर के बिहेवियर को कॉल करेगा। तो दिस इज हम्म। हाउ इनकैप्सुलेशन वर्क्स। और इनकैप्सुलेशन जो इम्प्लीमेंट होता है, वो सबसे पहले फंक्शन लेवल पे होता है, एंड दूसरा क्लास लेवल पे होता है। तो दूसरा क्लास लेवल पे हम करके दिखाते हैं। अभी देखो, ये फंक्शन लेवल पे हाइड किया हुआ है। अब क्लास लेवल पे हाइड करने का मतलब है कि सपोज करो ये मेन फंक्शन हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ये मेन फंक्शन हम यहाँ से हटाते हैं, और हम एक दूसरा, इस क्लास को हम ऐसे सेव कर दिए और एक दूसरा क्लास बनाते हैं। क्लास EX यूज करके एक क्लास बनाते हैं, और इसमें मेन फंक्शन को लिखते हैं। ठीक है, ये मेन फंक्शन मैंने वहां से कट किया और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया। तो अब देखो, ये जो क्लास होगा, ये क्लास एक इंड यूजर, इंड प्रोग्रामर के लिए क्लास है। इंड प्रोग्रामर क्या करेगा, उसको मेरा क्लास, मेरा बनाया हुआ क्लास कंज्यूम करना है। तो वो क्या करेगा, सिंपली स्टूडेंट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसके गेट डाटा फंक्शन को कॉल करेगा, तो डाटा फंक्शन को कॉल करेगा, एंड उसका काम हो गया। तो गेट डाटा से वो वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा, और सो डाटा से उसका आउटपुट आ जाएगा। तो सिंपल है। तो इनकैप्सुलेशन इस तरीके से हम लोग अचीव करते हैं। और अभी तो इनिशियल स्टेज पे, स्टडी लेवल पे, ये आप देख रहे हो। जब आप रियल डेवलपमेंट का काम करोगे, तो यहाँ पे जो फंक्शनैलिटीज होगा, वो बहुत इनहेंस फंक्शनैलिटी होगा। और आगे हम लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम देखेंगे भी, जहाँ पे इनकैप्सुलेशन बहुत अच्छे से फॉलो होगा। मतलब सारा जो मेन कॉम्प्लेक्सिटी होगा, वो हम लोग हाइड करके दूसरे दूसरे क्लास में रखेंगे, और जो फाइनल क्लास होगा उसमें सिर्फ कॉल करेंगे, सिर्फ कॉलिंग। तो जो कॉल करेगा उसको प्रोसेसिंग कोड से कोई मतलब नहीं होगा, सिंपली कॉल करेगा और उसको आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर हम इसको अभी सेव किए EX यूज, और अगर कमांड प्रॉम्प्ट से रन कराएं, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, डॉक्यूमेंट EX यूज डॉट, एंड फिर जावा EX, सेम आउटपुट। बट इस क्लास में क्या जो डिफिनेशन से वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। नहीं सर। तो ये इनकैप्सुलेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सिर्फ पढ़ने के लिए एग्जाम्पल है। लेकिन जब वर्किंग में जाते हैं ना, जैसे जब सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, तो ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा हो जाएगा। और जितना भी कॉम्प्लेक्स कोड है, कॉम्प्लेक्सिटी को तो हाइड कर ही रहे हैं। दूसरा इसका और एक फीचर है, इनकैप्सुलेशन करने से दूसरा एक और फीचर अचीव होता है, दैट इज सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी इन द सेंस, प्रोफेशनल वे में, प्रोफेशनल वे में आपको यहाँ देखने से क्या पता लग रहा होगा कि मैंने कैसे प्रोसेसिंग कोड लिखा होगा।
या उस उसके अंदर कैसे वेरिएबल को मैंने मैनेज किया है, यहाँ पे तो कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो एक तरह से मेरा जो बेस क्लास है, जो स्टूडेंट क्लास है, ये सिक्योर भी हो गया, इसको कोई जल्दी हैक नहीं कर पाएगा। दूसरा है प्रोफेशनलिज्म, जहां पर हम अगर कुछ ऐसा कोड बना लेते हैं जो कि एक बहुत अच्छा फंक्शनैलिटी है और बहुत इनोवेटिव फंक्शनैलिटी मैंने अचीव किया है, तो मैं कोड किसी से शेयर नहीं करना चाहूंगा। मैं क्या करना चाहूंगा कि मैं उस कोड को बेचना चाहूंगा, क्योंकि प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है। मैं भी अपना कंपनी एक खोलूंगा और मैं बोलूंगा कि मेरे पास ये सारे फंक्शनैलिटीज के कोड पड़े हुए हैं। आपको अगर ये फंक्शनैलिटी अपने प्रोजेक्ट में चाहिए तो ये फंक्शनैलिटी आप खरीद लीजिए मेरे से। तो ये भी अचीव हाँ होता है। तो बहुत सारा ऐसा है जो कि थर्ड पार्टी टूल्स बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर में। थर्ड पार्टी टूल्स में क्या होता है कि बहुत सारा कंपनी ना छोटा छोटा टूल्स बना के रखता है, और टूल्स बनाकर वो फाइनल रेडी टू यूज ऑब्जेक्ट दे देता है, और उसका कम्प्लेक्सिटी वो हाइड करके देता है। अगर वो कम्प्लेक्सिटी, वो कोड, जो रॉ कोड है, वो अगर किसी को दे देगा तो फिर वो उसका बिजनेस कैसे चले। तो दिस इज हाउ हाँ इनकैप्सुलेशन वर्क्स। तो बहुत सारा फायदा है इनकैप्सुलेशन का। तो इनकैप्सुलेशन फर्स्ट फीचर है, आई थिंक कि ये क्लियर होगा। हाँ ठीक है। चलो अब पॉलीमॉर्फिज्म को देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मतलब होता है मेनी फॉर्म, मेनी फॉर्म ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट। तो ये अगेन हम लोग के रियल लाइफ से ही लिया हुआ है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ये तीनों जो टर्म्स है, ये सब बायोलॉजिकल टर्म्स है और हम लोग के रियल लाइफ से ही उठाया हुआ है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मेनी फॉर्म ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग खुद इसके लाइव एग्जांपल हैं। कैसे हम बोल सकते हैं कि हम लोग पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं, बता सकते हो? नहीं। देखो तुम खुद, और या हम खुद, कोई भी पर्सन एक है, वो पर्सन पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहा होता है। कैसे प्रोड्यूस करता है? अगर तुम घर पे हो तो हाँ तुम एज ए सन हाँ हो हो सकता है तुम एज ए ब्रदर भी हो। हाँ जब तुम कॉलेज जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? एक स्टूडेंट हो जाओगे। हाँ ऑब्जेक्ट तो तुम ही हो ना, हाँ बिहेवियर चेंज हो गया। हाँ रोड पे चल रहे हो तो एक कम्यूटर हो, अगर ट्रेन पे चल रहे हो तो एक पैसेंजर हो। तो क्या हो रहा है? ये सिंगल ऑब्जेक्ट का मल्टीपल बिहेवियर है। तो ये हाँ प्रोग्रामिंग में कैसे अचीव कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग में भी ऐसा आएगा। और प्रोग्रामिंग में क्या, कब इसको अचीव करना होगा? जब हम अगेन पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर जो है वो यहाँ पर फंक्शन के थ्रू ही अचीव करते हैं। मोस्ट ऑफ द फंक्शनलिटी यहाँ फंक्शन पे डिपेंड करता है, देन क्लास पे डिपेंड करता है। तो जैसे इनकैप्सुलेशन भी फंक्शन को पहले फंक्शन में सारा प्रोसेसिंग हाइड करते हैं और फिर क्लास लेवल पे हाइड करते हैं। ठीक उसी तरह से पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर जो होगा वो फंक्शन पे अचीव करते हैं हम लोग। फंक्शन पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे हाँ एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं। अगर हम एक ऐड का फंक्शनलिटी बनाना चाहते हैं, तो अगर हम किसी को ऐड देना चाहते हैं कि 2 नंबर आप पास करो और आपको हम एडेड वैल्यू आपको दे देंगे, तो वो दो हाँ नंबर कौन सा हो सकता है? ये आपको पता है पहले से? नहीं। 2 नंबर का डाटा टाइप क्या हो सकता है? क्योंकि मल्टीपल डाटा टाइप है, यहाँ पे इंटीजर है, हाँ फ्लोट है, डबल है, एंड क्या बोल सकते हैं, 4 डाटा टाइप होता है। इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, एंड लार्ज है। तो ये 4 डाटा टाइप आपको मिला है सिर्फ नंबर पे। तो यूजर जो है वो कौन सा वैल्यू पास करेगा? इंटीजर करेगा कि फ्लोट करेगा कि डबल वैल्यू करेगा, ये हमको नहीं पता। हाँ तो हम, अगर हम मल्टीपल फंक्शंस लिखते हैं, तो मल्टीपल फंक्शन सपोज 2 इंटीजर के लिए लिखें, 2 फ्लोट के लिए लिखें, 2 डबल के लिए लिखें, तो इतना सारा फंक्शन का नाम यूजर को कैसे याद होगा कि कौन सा फंक्शन किस पर्टिकुलर काम के लिए, कौन सा फंक्शन किस पर्टिकुलर काम के लिए, किस फंक्शन में कौन सा कॉम्बिनेशन हमको मिलेगा? तो ये याद रखना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या मिलता हाँ है? एक फंक्शन का पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर मिलता है, जिसको बोलते हैं, जो पॉलीमॉर्फिज्म है, इट्स ऑफ टू टाइप।
इट्स ऑफ टू टू टाइप। टाइप्स। कौन कौन सा होता है पता है? अरे नाम सुने हो? नहीं। हाँ हाँ हाँ, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग। यस, ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है। तो जो अभी मैंने एग्जांपल दिया वो फंक्शन ओवरलोडिंग का है। फंक्शन को हम ओवरलोड करेंगे। फंक्शन ओवरलोड का मतलब है फंक्शन का नाम तो एक ही रहेगा, लेकिन फंक्शन का जो बिहेवियर है वो मल्टीपल हो सकता है। जैसे इंटीजर फ्लोट, फ्लोट इंटीजर, डबल इंटीजर, इंटीजर डबल, डबल डबल, इस तरह से हम मल्टीपल बिहेवियर के साथ एक फंक्शन को डिक्लेयर करके रख सकते हैं। तो यूजर ऐड फंक्शन को ही कॉल करेगा, तो यूजर को मल्टीपल फंक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। यूजर एक ही फंक्शन को याद रखेगा और वो है ऐड फंक्शन। और उसमें जो भी पैरामीटर देगा दो नंबर का, वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, लॉन्ग हो, ये सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ है ना? तो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर के थ्रू ही ये हम अचीव करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर दो टाइप का है। पहला है क्या है? ओवरलोडिंग, जिसको कि आप फंक्शन ओवरलोडिंग भी समझ सकते हो, फंक्शन पे ही अचीव करते हैं। और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे कल मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का बात करा था। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो जावा बना देता है, लेकिन अगर हमको कंस्ट्रक्टर खुद हैंडल करना है, मतलब मेमोरी जब इनिशियलाइज हो रहता है और जब ऑब्जेक्ट एक इनिशियलाइज हो रखा होता है, जब हो रहा होता है, तब उस समय क्या है कि हम खुद से मेमोरी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उस समय हमको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की जरूरत पड़ेगा। अगेन पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हाँ है, दूसरा मेरा लिखा हुआ कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें हम कुछ फंक्शनलिटी अचीव करेंगे लाइकवाइज। तो हाँ ओवरलोडिंग में हम आप बोल सकते हैं कि हम इसको फंक्शन ओवरलोडिंग भी कहते हैं, और दूसरा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी करते हैं। हाँ है ना? हम दोनों को ओवरलोड कर सकते हैं, क्लास ओवरलोड नहीं होता है। तो फंक्शन ओवरलोड होता है और कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होता है। हाँ ठीक है? हाँ दोनों को डिफरेंशिएट करके देखते हैं। दोनों का डिफरेंशिएशन देखने से आपको एक पता लग जाएगा कि दोनों में क्या फीचर्स हैं। इधर लिखते हैं ओवरलोडिंग और इधर लिखते हैं ओवर। राइटिंग। ओवरलोडिंग जो है इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम। ठीक है? ओवर राइडिंग जो होता है वो रन टाइम। रन टाइम। हाँ हाँ। कंपाइल टाइम, रन टाइम का मतलब समझ में आया? ये हाँ कंपाइल हाँ टाइम हाँ ही चेक कर लेगा कि भाई फंक्शन ओवरलोडेड है कि नहीं है। और ये कब चेक करेगा? फंक्शन ओवरराइडेबल है कि नहीं है, ये रन टाइम में चेक करेगा। जब रन करेगा तब ये चेक करेगा। ये कंपाइल टाइम में चेक कर लेगा। ठीक है? ये हाँ सेम क्लास में अचीव होता है, सेम क्लास में अचीव होगा। इसके लिए एट एटलीस्ट टू क्लास इन्वॉल्व होगा। हाँ ठीक है? एटलीस्ट टू क्लास का हाँ मतलब है कि दो क्लास होना ही चाहिए और दोनों में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। तो रिलेशनशिप हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी इनहेरिटेंस के बाद ही ओवरराइडिंग पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अभी ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म जो सेकेंड फीचर है, वो ओवरलोडिंग अभी क्लियर हो जाएगा। ओवरराइडिंग समझने के लिए इनहेरिटेंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब ओवरराइडिंग करते हैं तो ये एटलीस्ट टू क्लास इन्वॉल्व है। और ये क्लास, दो क्लास का मतलब है कि दोनों में इनहेरिटेंस होना चाहिए, मतलब एक रिलेशनशिप होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तो ओवरराइडिंग नहीं हो सकता। ठीक है? हाँ हाँ अब तीसरा डिफरेंस है कि जो फंक्शन डिक्लेयर होगा, क्योंकि दोनों फंक्शन पे ही इंप्लीमेंट होगा, तो जो फंक्शन डिक्लेयर होगा उसमें क्या होता है कि अगर हम राइडेड सॉरी ओवरलोडेड फंक्शन बना रहे हैं, तो ओवरलोडेड फंक्शन में सिग्नेचर ऑफ फंक्शन, हाँ सिग्नेचर ऑफ फंक्शन डिफरेंट होगा।
एंड definition of function सेम होगा। ठीक है, समझ में आया हाँ सिग्नेचर। इसलिए कल मैंने फंक्शन बता दिया कि फंक्शन कितने तरीके से डिक्लेयर होगा, सिग्नेचर किसको बोलते हैं, ताकि ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ अब इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या होगा कि जो सिग्नेचर ऑफ फंक्शन है वो सेम होगा, एंड डिफिनेशन ऑफ फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट होता है। हाँ तो ये डिफरेंसेस है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। और ये डिफरेंसेस आपको बिल्कुल सही तरीके से लिखोगे और सही तरीके से समझ जाओगे तो आगे हम लोग बहुत सारा काम करने जा रहे हैं जिसमें ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग दोनों बहुत अच्छे से यूज होगा। चाहे वो प्री डिफाइंड हो या फिर हम यूजर डिफाइंड हो, हम भी डिफाइन करेंगे। ओवरलोडेड फंक्शन हमको बनाना पड़ सकता है या ओवरराइडिंग करना पड़ सकता है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। यू मस्ट रिमेंबर दिस डिफरेंस। अब एक हाँ एग्जाम्पल देखते हैं। अभी ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद ओवरराइडिंग का एग्जाम्पल देखेंगे। तो ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें हम डालते हैं क्लास और EX। ओवर ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल है तो इसलिए इस क्लास का नाम हम ऐसा रखते हैं। तो ओवरलोडिंग क्या हाँ बोलता है कि फंक्शन ओवरलोड होगा, फंक्शन ओवरलोड होगा। और इसमें क्या बोल रहा है कि सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन डिफरेंट होगा बट डिफिनेशन सेम होगा। तो देखिए, हम ऐड का फंक्शनलिटी अचीव करते हैं। पब्लिक INT ऐड, और यहाँ पे जो दो पैरामीटर है वो INT का है। और चूंकि ये आपका जो फंक्शन डिक्लेरेशन टाइप है, विथ रिटर्न विथ डाटा टाइप पे ये फंक्शनलिटी अचीव हो रहा है। हो रहा है ना। हाँ हाँ अब हम वेरिएबल नहीं लेकर डायरेक्ट फंक्शनलिटी को लिख रहे हैं, मतलब अभी मेरे इतना लिखने से मेरा काम हो जाएगा। हम कोई भी वेरिएबल यूज नहीं किए, इसमें डायरेक्ट रिटर्न करवा दिए। दूसरा है सपोज डबल, और ये ऐड फंक्शनलिटी। तो यहाँ पे हम INT A कॉमा डबल B, ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। हाँ तो जब ऐसा फंक्शन लिखते हैं ना, तो जो हायर वैल्यू होता है, देखो इंटीजर और डबल में कौन हायर वैल्यू होगा, हायर डाटा टाइप ये है। तो जो हायर डाटा टाइप है वही रिटर्न होगा, ये याद रखना है। हाँ अब यहाँ पे जो प्लस सिंबल है ये मेरा ऑटोमेटिक ऑपरेशन करेगा, और जो कल हम लोग यूज कर रहे थे मैसेजिंग में वो ओवरलोडेड है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि ओवरलोडिंग है, तो सेम सिंबल ओवरलोडेड है। तो एक एक जगह यूज करते हैं जहां पे वो कॉन्केटिनेट करता है, और दूसरे जगह यूज कर रहे हैं जहां पे ये अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगा, दैट इज कैलकुलेशन करेगा। हाँ तो मेरे पास कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, मेरे पास चार डिफरेंट डाटा टाइप है। तो चार डिफरेंट डाटा टाइप का कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा। चार डिफरेंट का 8। आठ नहीं ही नहीं कैसे 8 होगा, नहीं। 4 to the power 4 होगा ना। हाँ होटल बा 4 हाँ। तो 16 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनता है, बट अभी मैं हाँ 3 ही बनाया हूँ। तो कि INT डबल डबल INT डबल 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 फ्लोट फ्लोट डबल, इस तरह से मल्टीपल फंक्शनलिटीज हम बनाकर रख सकते हैं। बट एंड यूजर को क्या लगेगा कि वो तो ऐड ही फंक्शन कॉल कर रहा है,
अब पैरामीटर में वो जो भी दो नंबर पास कर दे उससे कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ। तो ये ओवरलोडिंग का एग्जांपल है, फंक्शन ओवरलोडिंग। पब्लिक स्टैटिक void main हम्म। और स्ट्रिंग का। और यहाँ पर इस पहला काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ex ओवर ob इक्वल्स टू नी ऑफ ex ओवर। हाँ। अब ob डॉट एड, और हम मेरे पास मान के चलो ये इंड यूजर कोई कॉल कर रहा है, तो वो कोई भी दो नंबर पास करे, सपोज 5,5.5। तो यूजर को कोई फील नहीं होगा कि वो क्या पास किया है, बस उसको एडेड वैल्यू मिल जाएगा, लाइक हाँ। दिस। यहाँ पे हम आउटपुट करके देख लेते हैं। हम्म। एक्स ओवर डॉट जावा, फ्रॉम पे आए जावा सी एक्स ओवर डॉट, रन कराते हैं जावा एक्स ओवर, रिटर्न आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। हाँ। ठीक है, तो ये है हाँ। ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल। तो ओवरलोडिंग कैसे करते हैं समझ में आ गया। हाँ। तो अब अगर ओवरलोडिंग से, जैसे मैंने देखा था तुम्हारा, मैंने जो सेट खोला उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही हमको मिला, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। 5 नंबर का ये क्वेश्चन था तुम्हारा। हाँ। तो ये 5 नंबर लेने के लिए जितना मैंने अभी बताया है इतना तुमको लिखना पड़ेगा। तो ये नोट्स बनाते जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म लिखोगे, उसमें बताओगे कि ये क्या होता है। फिर आप बताओगे कि ये दो टाइप का होता है। फिर दो टाइप का अगर सिंपली डिफरेंस आया है तो डिफरेंस में ये तुमको डिफरेंस लिखना होगा, और साथ में एग्जाम्पल लिखना होगा। तो मैंने जो एग्जाम्पल बताया वो यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे करके लिखोगे, एग्जाम्पल। और जो मैंने, या फिर डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं कि ओवरलोडिंग पहले पूरा बता दे फिर ओवरराइडिंग पूरा बताएं, क्योंकि एग्जाम्पल लिखना होगा। तो एग्जाम्पल में आपको ये एग्जाम्पल सपोर्ट करना होगा कि दिस इज द वे हाउ वी कैन अचीव ओवरलोडिंग फंक्शनैलिटी। तो इतना बड़ा हाँ। आंसर आपको 5 नंबर के लिए चाहिए, जो आज मैं बता रहा हूँ ये 5 नंबर का आपका सॉल्यूशन हाँ। है ना। तो आप हाँ। नोट्स बना लोगे, और नोट्स बनाते वक्त ध्यान रखोगे अपना यूनिवर्सिटी कि आपका यूनिवर्सिटी कैसे देखना चाहता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का कॉपी चेक करने का मैकेनिज्म अलग होता है। बट ओवरऑल जो मैं बता रहा हूँ ये आपको आंसर करना होगा ताकि आप मैक्सिमम नंबर लेके आ पाओ। हाँ। ठीक है, हाँ। तो ये है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब ओवरराइडिंग जानने के लिए या ओवरराइडिंग समझने के लिए पहले हमको इनहेरिटेंस समझना होगा, जो कि थर्ड फीचर ऑफ ओपी है। तो अब थर्ड फीचर पहले समझते हैं, तब ओवरराइडिंग का एक एग्जांपल बताएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। अब इनहेरिटेंस क्या बोलता है, अगेन हम लोग का रियल लाइफ। इनहेरिटेंस का मतलब है कि द कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बिटवीन पेरेंट टू चाइल्ड। सिंपल सा इसका हाँ। कहानी, मतलब हमारे पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है वो चाइल्ड में आएगा ही आएगा, एंड हाँ। दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि कैरेक्टर shared between parent to child, हाँ। that is called inheritance। इनहेरिटेंस। ठीक है, बट टू हाँ। अचीव इनहेरिटेंस वी हैव टू कंसेप्ट। यहाँ पे दो कंसेप्ट एडिशनल यूज होता है। अब ये दो कंसेप्ट क्या है, जब भी इनहेरिटेंस होगा तो जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन ये होगा। अब जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन क्या होता है ये हम लोग क्लियर करते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक।
या कॉमन फीचर्स भी लिख सकते हो। और स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है स्पेशल फीचर्स। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो ये कब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और कब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, और जब ये दोनों होगा तभी इनहेरिटेंस होगा। तो हाँ। जनरलाइज फीचर्स यानी कॉमन फीचर्स क्या होगा? कॉमन फीचर्स वो सारे फीचर्स होंगे जो कि, वो दोनों में, क्या बोल रहे हो? जो मतलब पेरेंट क्लास में भी है इसमें भी है। नहीं, पेरेंट क्लास में जो है वो जितने भी पेरेंट्स होंगे वो सब कॉमन फीचर्स को रखेंगे, और जो स्पेशल है हाँ। वो सिर्फ स्पेशल फीचर्स को रखेंगे। और ये तभी होगा जब मेरे पास एटलीस्ट दो क्लास होगा, एटलीस्ट। जो एक सिनारियो में बता रहा हूँ, एटलीस्ट टू क्लास होगा। और क्लास कैसा होगा? तो क्लास में देखो, सिनारियो सिनारियो क्लास में लिख रहा हूँ। सपोज एक एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है। और एम्प्लॉय हाँ। क्लास में कुछ ऐसा एंटिटीज है, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, ईएमपी एड्रेस, और मोबाइल। हाँ। ये एक क्लास है। दूसरा क्लास है एक इंटरव्यूअर क्लास। तो इंटरव्यूअर क्लास में भी इंटरव्यूअर का ईएमपी आईडी है, ईएमपी नेम है, ईएमपी एड्रेस है, और मोबाइल है, और फिर इंटरव्यूअर आईडी है। तो अब अगर हम हाँ। ये दो क्लास को एज ए सैंपल क्लास रखें, तो इन दोनों क्लास में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है हमको? EMP ID, EMP नेम एमपी और एड्रेस एंड मोबाइल। मोबाइल, यानी चार जो एंटिटीज है वो चार हाँ। एंटिटीज कॉमन है। और सिर्फ एक ही एंटिटीज है जो इंटरव्यूअर क्लास में अलग से हाँ। है ना। तो अगर हाँ। हम इसको इनहेरिटेंस फीचर्स पे कर ले, अगर हम सिंपल विदाउट इनहेरिटेंस करेंगे, तो मेरे को जो ये चार एंटिटीज है इसका जो डिफिनेशन है वो एम्प्लॉय में भी लिखना पड़ेगा और फिर इंटरव्यूअर में भी लिखना पड़ेगा। तो ये मेरा डबल वर्क है। तो हम डबल वर्क क्यों करें, जबकि इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। और जो मेरा, आपको याद होगा अगर मैथ पढ़े होगे, सेट थ्योरी का फंडा आता है कि जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो यूनियन में हम कर रख सकते हैं, मतलब एक जगह डिक्लेयर हाँ। करें और बाकी जो बच गया उसको अलग से रख दें। हाँ। तो वही फंडा यहाँ लगाना है। तो यहाँ पे जनरलाइज कॉमन फीचर्स की मैंने बात की। तो कॉमन फीचर्स क्या निकल रहा है? मेरा कॉमन फीचर्स ये चार एंटिटीज निकल रहा है जो कि दोनों क्लास में कॉमन है ना। हाँ। तो ये चार फीचर्स जो कॉमन फीचर्स है इसको मुझे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो अब मेरा जो नया क्लास बनेगा इनहेरिटेंस फॉलो करते हुए, वो कैसा बनेगा? जनरलाइज में कॉमन फीचर निकल गया, मतलब एक क्लास डिक्लेयर करेंगे जिसमें ये चार फीचर रहेगा। और जो दूसरा क्लास डिक्लेयर होगा सिर्फ उसमें स्पेशलाइज फीचर रहेगा। मतलब जो दोनों कॉमन फीचर से जो बच गया, क्या बच गया? इंटरव्यूअर आईडी बच गया। तो ये मेरा चाइल्ड क्लास बन जाएगा। और चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को, क्योंकि कॉमन फीचर्स जिसमें रखेंगे वो क्या बन जाएगा? पेरेंट क्लास बन जाएगा, जनरलाइज फीचर्स वाला क्लास बन जाएगा। और जो बच गया वो चाइल्ड क्लास बन जाएगा, तो वह स्पेशल फीचर वाला क्लास बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब ये कंसेप्ट को यूज करते हुए, इन दोनों क्लास का सिनारियो लेते हुए, हम एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं जिसमें कि पहला क्लास जो कि हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास दो क्लास का सिनारियो है, हो सकता है यहाँ मल्टीपल क्लास होगा। तो मल्टीपल क्लास में भी आपको यही ध्यान देना होगा कि जितना कॉमन सिनारियो है, जितना कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबको एक्सट्रैक्ट कर ले और सबको एज ए पेरेंट क्लास डिक्लेयर कर दे। और जो बाकी क्लासेस बच जाएंगे वो सब स्पेशलाइज डिक्लेयर होंगे और पेरेंट क्लास को इनहेरिट करते हुए डिक्लेयर होंगे। तो एक एग्जांपल हम बनाते हैं इसी सिनारियो पे, जो कि एक पहला क्लास जो बन रहा है वो एज ए पेरेंट क्लास ट्रीट होगा। तो जो क्लास होगा, हम लिखते हैं EX एम्प्लॉय, और ये कैसा बनेगा? पेरेंट क्लास बनेगा। क्योंकि हम हाँ। इसमें क्या लिख रहे हैं? कॉमन फीचर्स लिख रहे हैं। कॉमन फीचर्स क्या है?
तो INT EMP ID डिक्लेयर होगा। फिर क्या है, EMP नेम है, स्ट्रिंग EMP नेम डिक्लेयर होगा, स्ट्रिंग EMP एड्रेस। फिर क्या होगा, स्ट्रिंग मोबाइल। गेम पे मोबाइल, हाँ। इसको इंटीजर भी रख सकते हैं या स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, जैसा भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक फंक्शनलिटी डिक्लेयर होगा जो कि इसमें वैल्यू लेगा, पब्लिक वॉइड गेट डाटा। और ये चारों वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। तो EMP ID इक्वल्स टू सपोज 101 है, EMP नेम इक्वल्स टू EMP एड्रेस इक्वल्स टू एंड मोबाइल इक्वल्स टू। चूंकि मैंने ये ले लिया है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में डबल कोट्स में लिखेंगे। अगर हम डबल लेते तो विदाउट ये लिख सकते थे। और दूसरा फंक्शनलिटी इसका बनाना होगा, पब्लिक वॉइड तो डेटा, और इसमें हम आउटपुट दिखाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। इसमें EMP ID एंड सेम तरीके से हम EMP name this एंड तो मेरा ये एक क्लास बना। अब इस क्लास में मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे। जब भी इनहेरिटेंस होगा तो पेरेंट क्लास में कभी भी मेन फंक्शन नहीं लिखाएगा। जब भी लिखाएगा चाइल्ड क्लास में लिखाएगा। क्लियर ना? हाँ। तो ये मेरा पेरेंट क्लास बन गया, और पेरेंट क्लास में मैंने कॉमन जितना कैरेक्टरिस्टिक था उसको डिफाइन किया और इसको सेव कर दिया। हाँ। तो इस क्लास का नाम हो गया, इस क्लास का नाम मैंने बहुत बड़ा लिख दिया। ये मेरा पेरेंट क्लास डिक्लेयर हो गया। अब हमको चाइल्ड क्लास बनाना है जो कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रखे हुए हैं, स्पेशल फीचर्स। और स्पेशल फीचर्स अब बच गया इंटरव्यू ID। और जो दूसरा क्लास बनेगा वो इंटरव्यूअर क्लास ही बनेगा, क्योंकि दूसरा क्लास का नाम इंटरव्यूअर ही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले तो सेव कर ले, सेव नहीं किए, डॉट जावा। अब एक दूसरा क्लास हम लोग बनाएंगे। ये दोनों क्लास हम रखते हैं ओपन, ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। ये मेरा एक पेरेंट क्लास बना हुआ है। अब हम बना रहे हैं क्लास EX इंटरव्यूअर, और ये एज ए चाइल्ड क्लास होगा। तो जब हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो मुझे पेरेंट क्लास के सारे कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होंगे। और हाँ। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे शेयर कर रहे हैं, तो जो कंसेप्ट है दैट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहां लिखना होगा एक्सटेंड्स कीवर्ड। हाँ। यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स, और जो पेरेंट क्लास का नाम है, तो पेरेंट क्लास का नाम क्या है, EX एम्प्लॉय पेरेंट। तो ये अब मेरा क्लास लिखने का तरीका होगा। जब तक हम ये नहीं लिखेंगे एक्सटेंड्स एंड पेरेंट क्लास का नाम, तो जो राइट साइड लिख रहे हैं वो पेरेंट क्लास है, उसको हम कॉल करना चाहते हैं। मतलब उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, किस में, चाइल्ड क्लास में। तो जैसे ही हम लिखेंगे एक्सटेंड्स फॉलोड बाय पेरेंट क्लास का नाम, तो जैसे ही ये लिखेंगे तो पेरेंट क्लास में जो कुछ भी लिखा हुआ था, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारा शेयर्ड हो गया किसके साथ, चाइल्ड क्लास के साथ। अब चाइल्ड क्लास में जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बच गया, इंटरव्यूअर ID। और इसके लिए फिर हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, पब्लिक वॉइड गेट डाटा
या गेट डी सिर्फ लिखते हैं, क्योंकि गेट डाटा तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। और यहाँ पर इंटर पर आईडी इक्वल्स टू, सपोज इंटरव्यूअर आईडी है 22, ये इंटरव्यूअर आईडी है। और इसका मैंने गेट कर दिया, अब इसको मैं शो करा देता हूँ, पब्लिक वॉइड शो, सिंपली शो लिखते हैं। तो अब इसमें हमको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसमें हम आउटपुट कर दिए इंटरव्यूअर आईडी। तो अब ये चाइल्ड क्लास डिक्लेयर हो गया। तो इन दोनों क्लास को देखने से पता लग रहा है कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक था वो सारा एज ए पेरेंट क्लास मैंने एक्सट्रैक्ट करके और पेरेंट क्लास का एक डिफिनेशन लिखा और उसमें सारे को रख दिया। दूसरा क्लास जो मैंने बनाया दैट बिहेव्स एज ए चाइल्ड क्लास, और उसमें मैंने क्या किया, इनहेरिट कर लिया पेरेंट क्लास को। तो इनहेरिट करने के लिए लगाते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड, और एक्सटेंड कीवर्ड लिखने के बाद हम पेरेंट क्लास का नाम लिख देते हैं। जो भी पेरेंट क्लास का डिफिनेशन है, जो भी पेरेंट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ आ गया, चाइल्ड क्लास में आ गया। अब हम क्या हाँ करेंगे, अब हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, इसका बिहेवियर प्रोड्यूस कराना है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो चाइल्ड क्लास का बनेगा, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि इनहेरिटेंस हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पेरेंट क्लास का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्ड क्लास में शेयर हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और यहाँ पे हम डालें स्ट्रिंग का और और ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, चाइल्ड क्लास का नाम जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हाँ चाइल्ड क्लास का नाम मेरा, ये चाइल्ड क्लास ये है, तो चाइल्ड क्लास का हम नाम लिखें और इसको लिखे ओपी इक्वल्स टू न्यू ऑफ चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पेरेंट क्लास के फंक्शनैलिटी को एज वेल एज चाइल्ड क्लास के फंक्शनैलिटी दोनों को ही कॉल कर सकता है। तो हम ओपी डॉट गेट डाटा, जो कि पेरेंट क्लास का मेंबर है, इसको कॉल किए। फिर ओपी डॉट गेट डी, ये कहाँ का है, ये चाइल्ड क्लास का मेंबर है। तो दोनों को हम इनिशियलाइज कर लिए पहले, अब दोनों शो का फंक्शनलिटी कॉल करते हैं, ओबी डॉट शो डाटा प्लस ओबी डॉट शो। तो यहां से हाँ मतलब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट क्लास के फंक्शनलिटी यानी बिहेवियर को भी कॉल किए, प्लस चाइल्ड क्लास के बिहेवियर को भी कॉल किए। तो नाउ चाइल्ड क्लास हैविंग एक्सेस टू इट्स पेरेंट क्लास, तो चाइल्ड क्लास से हम पेरेंट क्लास को भी एक्सेस कर रहे हैं। अब हम इसको सेव करेंगे, जो मेरा चाइल्ड क्लास का नाम है डॉट जावा, और चाइल्ड क्लास हाँ को ही कंपाइल भी करेंगे हम, जावा सी एक्स चाइल्ड डॉट जावा। तो जैसे ही हम चाइल्ड क्लास को कंपाइल करेंगे, इटसेल्फ इट कंपाइल पेरेंट क्लास ऑल्सो। पेरेंट क्लास को हम कंपाइल नहीं कर रहे, देख लो, लेकिन चूंकि ये दोनों में रिलेशनशिप है और ये पेरेंट क्लास को कॉल कर रखा है, तो जैसे ही मैंने चाइल्ड क्लास को कंपाइल किया, यहाँ देखो पेरेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बाइट कोड बन गया। पेरेंट क्लास का बाइट कोड और ये चाइल्ड क्लास का बाइट कोड, सेपरेटली कंपाइल करने की जरूरत नहीं। तो जो सबसे लोअर चाइल्ड क्लास होगा उसको सिर्फ कंपाइल करना है, और जब रन कराएंगे तो ये परफेक्ट आपको पेरेंट क्लास का बिहेवियर प्लस चाइल्ड क्लास का बिहेवियर टुगेदर बिकम्स टुगेदर आउटपुट लेकर आएगा ये। ठीक है ना, समझ में आया। हाँ तो इसी इसके रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में, जो आपका सेप वाला क्वेश्चन है।
तो आप कोशिश करिएगा कि इस फीचर को यूज करते हुए, जो अभी मैंने इनहेरिटेंस फीचर आपको बताया है, इस फीचर को यूज करते हुए आप सेप वाला जो क्वेश्चन है, आपने जो मुझे भेजा है, इसमें एक सेप वाला क्वेश्चन है, आई थिंक कि इसमें ही है क्या। मतलब। बता रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन है, आ, ये क्वेश्चन आपका इस फीचर पे ही सॉल्व होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, डिजाइन अ जावा प्रोग्राम दैट डिफाइन ए क्लास नेम सेव विच इंक्लूड अ डाटा मेंबर एरिया एंड मेंबर फंक्शन सो एरिया। नेक्स्ट, क्रिएट इट्स टू सब क्लासेस, सर्किल एंड रेक्टेंगल। Each subclasses should have the appropriate data member and method to calculate and display the area of circle and rectangle respectively. Ensure that your program demonstrates the functionality of these classes effectively. तो ये परफेक्ट इनहेरिटेंस वाला फीचर्स पे आपका ये क्वेश्चन है, और ये कोशिश करिएगा आप बनाने का। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, सेम उसी तरीके से ये 3 क्लास का एग्जाम्पल है। 3 क्लास में आपको ये बता भी रहा है कि कौन सा पेरेंट क्लास बनने वाला है और कौन सा चाइल्ड क्लास बनने वाला है। ये पूरा सिनारियो दे दिया है आपको। तो ये परफेक्ट है इनहेरिटेंस के लिए। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो अभी हम आगे बता रहे हैं, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाँ क्वेश्चन हाँ। आपको बनाना है। दिस इज योर होमवर्क, यू जस्ट ट्राई इट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4A, 24 का जो सेट है उस पे है ये 4A क्वेश्चन। और अभी जो मैं ठीक है। सेकेंड सेकेंड जो अभी मैं डिस्कस करूंगा, वो उसमें आपको ये दूसरे का भी आंसर मिल जाएगा। दूसरा का आंसर अभी थोड़ी देर में आपको मिलेगा, अभी तुरंत नहीं मिलेगा, थोड़ी देर में मिलेगा। थोड़ा कंसेप्ट और पढ़ेंगे तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे अचीव करते हैं वो आपको पता चलेगा। हाँ सर। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। नोट्स भी बनाते जा रहे हो ना? हाँ सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ कुछ थ्योरी क्वेश्चन है, और थ्योरी क्वेश्चन में भी वो नंबर सर वो पीपीटी पीडीएफ भेज दीजिएगा जितना भी आपने लिखवाया है, थोड़ा इधर उधर मैं छूट जाता है तो वो हाँ हाँ, ये मैं मिल तो कल जाएगा। भेज ही दिया था, उसके बाद आज जो दिया ना हाँ ये सब आज अपडेटेड वाला मैं वो, भेज दूँ। और वो जो कोड आपने लिखा है ना 2 3, वो भी थोड़ा भेज दीजिएगा। ठीक 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 ठीक। हम्म। तो अब देखते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, कितने टाइप से इनहेरिटेंस यहाँ पे होता है। तो यहाँ जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है ना, वो सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं, देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एंड फिर हायरार्किकल इनहेरिटेंस या हायरार्किकल। ये 3 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब है कि जैसे कोई क्लास है, ए क्लास कैन बी इनहेरिटेड इन बी क्लास, ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब है ए क्लास इनहेरिटेड इन बी क्लास इनहेरिटेड इन सी क्लास, एंड सी क्लास में बी इनहेरिटेड इन डी क्लास। तो ये पूरा हायरार्की बन गया। और हाँ इसी को फिर हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, कि जो मल्टी लेवल है ना वही हायरार्किकल बन गया, कि ये ए क्लास बी क्लास में इनहेरिट हुआ, बी क्लास सी में हुआ, सी डी में हुआ। तो ये इस तरह से हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी अचीव कर लेता है। तो बेसिकली ये इनहेरिटेंस का टाइप है। और यहाँ पे देखना, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है। मल्टीपल इनहेरिटेंस होने के लिए दूसरा तरीका है, जो कि अभी ये क्वेश्चन आपने देखा ना कि ये हाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अचीव्ड। तो डायरेक्टली इनहेरिटेंस में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, ये याद रखिएगा। कभी भी 2 क्लास, मतलब ए क्लास और बी क्लास, दोनों सी क्लास में इनहेरिट नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि सी प्लस प्लस में होता है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो इसको कैसे अचीव करते हैं?
तो आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके थ्रू अचीव करते हैं। अभी जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है वो सिंगल है, मल्टीपल है और हरारिकल है। तो सिंगल इनहेरिटेंस में ओनली वन क्लास, जो अभी मैंने एग्जांपल बताया वो सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। अगर यही काम म- म- अगर ए क्लास बी में इनहेरिट हो रहा हो, बी क्लास फिर सी में इनहेरिट हो रहा हो, सी क्लास फिर डी में इनहेरिट हो रहा है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। और मल्टी लेवल के साथ साथ ये मेरा हरारिकल इनहेरिटेंस भी हो जाएगा। ठीक है। तो हाँ। अब इसी का थोड़ा सा और एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर हम सपोज कार का एग्जाम्पल लें, तो कार बोलने से मेरे को क्या समझ में आता है? कार बोलने से सिंपल समझ में आता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस पे बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स जो है वो कॉमन है। जैसे व्हील्स होगा, स्टेयरिंग होगा, बॉडी होगा, या इस तरह का बहुत सारा फीचर जो वो सारे कार में होगा। तो सिंपल अगर हम कार बोल रहे हैं तो जितने भी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है किसी कार के वो आ जाएंगे। बट जैसे ही हम बोले कि अब जो कार है ये है मारुति का, तो ये एक लेवल ऑफ हम्म। इनहेरिटेंस हो गया। मारुति के कुछ स्पेशल फीचर है जो कि दूसरे कंपनी में नहीं मिलेगा, हाँ। है ना? तो ये एक हाँ। हायरार्की बना। अब मारुति के अंदर भी बोले कि अब मारुति का कोई मॉडल बताओ। जैसे वैगन आर। वैगन आर है, तो वैगन आर जो है वो एक मॉडल हो गया। इसका और कोई मॉडल? डिजायर भी इसी का है क्या? हाँ। डिजायर, चलो। तो ये कार का देखो, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मॉडल मैंने दिखाया आपको कैसे। तो कार में कुछ कॉमन फीचर्स है, वो दुनिया का जितना कार होगा सब में होगा, चाहे वो डीजल का हो, पेट्रोल का है, सीएनजी का है, अब तो इलेक्ट्रिक कार भी आ गया। लेकिन हाँ। उसके अंदर अगर हम एक कंपनी डाल दिए तो क्या आ गया? कंपनी का कुछ स्पेशल फीचर आ गया। मतलब इस कंपनी के पास कुछ स्पेशल फीचर्स है जो कि मारुति ही बनाता है, दूसरा किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। क्योंकि यही सब कुछ फीचर्स है जो कि सारे वेरिएंट को अलग बनाता है, सारे कंपनी को अलग बनाता है और हर कंपनी के वेरिएंट को अलग बनाता है। फिर मारुति के अंदर भी दो सब मॉडल्स हैं, एक वैगनआर है, एक डिजायर है, और भी है पर अभी हम लोग दो मॉडल्स को लिए हैं। तो यहाँ पर एक हायरार्की बना कि कार इनहेरिटेड इन मारुति, मारुति इनहेरिटेड इन वैगनआर, और ऑल्सो मारुति इनहेरिटेड इन डिजायर। तो ये मेरा हाँ। मल्टीपल लेवल का इनहेरिटेंस सपोर्ट हो रहा है। हाँ। हो रहा है ना? अब एक हाँ। और वेरिएंट अगर हम ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ मारुति नहीं लिख के हम यहाँ पे लिखे टाटा। टाटा ऑल्सो इनहेरिटेड इन, अब इसको हम बीच में डाल रहे हैं, तो टाटा इनहेरिटेड इन हाँ। मारुति, सॉरी कार इनहेरिटेड इन मारुति एंड कार ऑल्सो इनहेरिटेड इन टाटा, क्योंकि टाटा भी कार ही बना रहा है। और जो भी कार कंपनी है उसमें जो कॉमन फीचर है वो सारी कार कंपनी रखेगी। हाँ। अब जो इसका भी कुछ मॉडल्स होगा, तो टाटा का मॉडल्स है सपोज नैनो, एक मॉडल्स है, और मॉडल बताओ। नेक्सॉन। नेक्सॉन, तो नेक्सॉन दो मॉडल है, और भी बहुत सारे मॉडल है बट इतना से समझते हैं। तो यहाँ पर देखो इन हम्म। दोनों के लिए कार पेरेंट क्लास हो गया, हो गया ना? और इन दोनों के लिए मारुति पेरेंट है और इन दोनों के लिए टाटा पेरेंट है। बट इन दोनों के लिए सुपर पेरेंट कौन है? कार है। हाँ। है ना? तो कार हाँ। इनहेरिटेड इन टाटा, टाटा इनहेरिटेड इन नैनो, एंड टाटा ऑल्सो इनहेरिटेड इन नेक्सन, क्योंकि टाटा कंपनी ही बना रही है। तो जो टाटा कंपनी हाँ। जो कॉमन फीचर अपने सारे मॉडल में रखी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और जो स्पेशल फिर हाँ। बच गया जो कि सिर्फ नैनो में होता है वो नैनो में लिखेंगे, जो नेक्सॉन में स्पेशल फीचर्स है वो नेक्सॉन में लिखेंगे, या और भी जिस तरह से आप ले। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल पे आपको एक कोड लिखना है। पहला कोड तो आपको लिखना है जो मैं आपके क्वेश्चन पेपर पे है। दूसरा कोड आपको इस पे लिखना है, और हर में एक एक फंक्शनलिटी लिखना, बहुत ज्यादा फंक्शनलिटी नहीं लिखना क्योंकि कोड बहुत बड़ा बन जाएगा। तो एक क्लास डिक्लेयर होगा कार, उसके उसको इनहेरिट करते हुए दो क्लास डिक्लेयर होंगे, वन मारुति, दूसरा टाटा। फिर मारुति को इनहेरिट करते हुए दो क्लास डिक्लेयर होंगे, एक वैगनआर, दूसरा डिजायर। फिर टाटा को इनहेरिट करते हुए दो क्लास डिक्लेयर होंगे, वन नैनो, सेकंड नेक्सॉन। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है आपको
समझने के लिए। इतना अगर बना लिए ना तो इनहेरिटेंस लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना, दो सिनारियो आपको मिल गया। पहला आपको इसको करना है, एंड सेकेंड अभी जो मैंने बताया इसको आपको पूरा एक एक फीचर, कार के अंदर दो तीन फीचर डालना, मारुति के अंदर एक दो फीचर डालना, फिर वैगन आर के अंदर दो फीचर, और जो कॉलिंग होगा, जो मेन फंक्शन लिखाएगा वो सब लोअर चाइल्ड क्लास में लिखाएगा। वैगन आर में कॉलिंग लिखाएगा, डिजायर में कॉलिंग लिखाएगा, नैनो में कॉलिंग लिखाएगा, और नेक्सॉन में लिखाएगा, क्योंकि बाकी सब एज ए पेरेंट और सुपर पेरेंट बिहेव कर रहा है। तो इन सब में कॉलिंग नहीं लिखाएगा। जितने भी चाइल्ड क्लासेस हैं उन सारे में कॉलिंग लिखाएगा, मतलब मेन फंक्शन इसमें लिखाएगा, इसमें लिखाएगा, इसमें लिखाएगा, इसमें लिखाएगा। हाँ। क्लियर? हाँ। तो ये बनाना है आपको। तो इनहेरिटेंस हाँ। फीचर्स में आपको दो एग्जांपल मिल गया, ये दोनों सॉल्व करना है। अब इनहेरिटेंस के बाद आते हैं ओवरराइडिंग, क्योंकि ओवरराइडिंग भी इससे रिलेटेड है और ये फीचर्स भी अभी समझने में आपको आसानी होगा। हाँ। अब जो ओवरराइडिंग फीचर है, इस ओवरराइडिंग फीचर में मैंने जैसे बताया कि ये रन टाइम पे आपको चेक करेगा। एटलीस्ट टू क्लासेस इन्वॉल्व होना चाहिए। एटलीस्ट टू क्लासेस का मतलब है कि दैट शुड बी वन पेरेंट क्लास एंड सेकेंड चाइल्ड क्लास। उसके बाद तीसरा इसका क्या है, सिग्नेचर ऑफ फंक्शन शुड बी सेम बट डिफिनेशन ऑफ फंक्शन मस्ट बी डिफरेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसमें कि क्या है कि पेरेंट क्लास में एक डेफिनेशन लिखकर किसी ने दिया है, सपोज पेरेंट क्लास ने किसी और ने बनाया, और मुझे हाँ। उस फंक्शनैलिटी को यूज करना है एज ए चाइल्ड क्लास, बट हम हाँ। पेरेंट क्लास को फॉलो नहीं करना चाहते। मतलब पेरेंट क्लास में जो डिफिनेशन लिखा हुआ है वो सेम डिफिनेशन हमको नहीं चाहिए, हम उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, बट हम अपना फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो परमिशन नहीं है, या फिर हम वो काम कर ही नहीं पाएंगे। तो हाँ। इन दैट सिचुएशन ओवरराइडिंग मुझे हेल्प करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, यहाँ पे वर्ड में प्रिंट फंक्शनलिटी है ना। हाँ। अब अब सोचो ये प्रिंटर बनाने वाले ने मुझे ये फंक्शनलिटी दिया है और वर्ड ने मुझे इसको अटैच कर दिया, इम्बीड कर दिया। प्रिंटर किसी और का होगा, सपोज कैनन का है या फिर एचपी का है। तो जिसने प्रिंटर बनाया वो एक्चुअली जानता है कि कैसे प्रिंट होता है। वर्ड बनाने वाली कंपनी को नहीं पता कैसे प्रिंट होता है। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, प्रिंटर एचपी ने बनाया। अब ये दोनों कम्युनिकेट कैसे करेगा भाई? तो डेफिनेटली हाँ। एचपी वाले ने क्या किया, एक पेरेंट क्लास बनाया और उसमें एक फंक्शन लिख दिया और बोला, जैसे माइक्रोसॉफ्ट या फिर अगर हम अपना सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उस एचपी के पेरेंट क्लास को अपने क्लास में एज ए इनहेरिट करके लेके आएंगे, और उसका जो फंक्शन में कुछ भी डाटा लिखा हुआ होगा उस डाटा को मैनिपुलेट करेंगे और बोलेंगे कि मेरे पास जो इस पेज में डाटा है उसको प्रिंट करो। हाँ। तो ये अचीव हो रहा है ओवरराइडिंग से। जबकि हम प्रिंट हाँ। फंक्शनलिटी नहीं दे सकते। प्रिंट फंक्शनलिटी माइक्रोसॉफ्ट को क्या पता कि एचपी कैसे प्रिंट कर रहा है, या फिर अगर हम अपना हाँ। सॉफ्टवेयर में प्रिंट डालना चाहते हैं तो मुझे क्या पता कि एचपी कैसे प्रिंट कर रहा है। मैं तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही भेज सकता हूँ ना। तो वो इंस्ट्रक्शन भेजने के लिए उसने मुझे एक पेरेंट क्लास दिया और उसके अंदर एक फंक्शन दे दिया, बोला आप इस फंक्शन को ओवरराइड कर लीजिए और आपको जो प्रिंट करना है कर लीजिए। हाँ। तो फैसिलिटी तो ऐसा ही होना चाहिए। तो ये कैसे अचीव होता है, तो अब इसको अचीव करने के लिए अगेन हमको दो क्लास बनाना होगा। पहला क्लास, सपोज ये एक प्रिंट है, और सपोज जो प्रिंटर बनाने वाली कंपनी है उसने क्या दिया है, सपोज पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे बोला ई प्रिंट, ऐसा एक फंक्शन दे दिया। और इस ई प्रिंट में क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसमें लिखा टेस्ट पेज, कि भाई मेरा पेज ये फंक्शनलिटी पे इसी ये
ई प्रिंट जो फंक्शन है ये प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देगा, और उसमें उसने टेस्ट पेज लिख के डाल के छोड़ दिया, क्योंकि वो जब भी प्रिंट करेगा तो टेस्ट पेज ही प्रिंट करेगा। और इसको सेव कर लेते हैं, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल से बता रहे हैं समझने के लिए। ex print डॉट जावा। और अब दूसरा एक क्लास बना रहे हैं, क्लास ex my print। सपोज ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे किसको, ex प्रिंट को, क्योंकि उसी में प्रिंट फंक्शनलिटी है। जब तक हम एक्सटेंड नहीं करेंगे हम लिख ही नहीं सकते, हमको क्या पता कि एचपी कैसे प्रिंट करता है। तो अब मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या होना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन सेम होना चाहिए, बट डिफिनेशन हम चेंज कर सकते हैं। तो कैसे होगा, तो सिग्नेचर ऑफ फंक्शन ये होता है, ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये उठाए कॉपी किए, और जो मेरा दूसरा क्लास है उसमें एज इट इज लिख दिए चाइल्ड क्लास। और चाइल्ड क्लास में अब मुझे जो प्रिंट करना है वो हम यहाँ लिखेंगे। पेरेंट क्लास में जो है वो हम नहीं प्रिंट करेंगे भाई, हम क्यों प्रिंट करेंगे, टेस्ट पेज से मेरा थोड़ी ना काम होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हाँ वेलकम टू माय प्रोजेक्ट। सपोज हमको ये प्रिंट करना है, तो ये लिखा मैंने। अब हम इसको जब रन कराएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हाँ और ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड हाँ क्लास मेरा क्लास है। हाँ कॉल क्या करेंगे, ओपी डॉट, क्योंकि दोनों जगह प्रिंट जो बिहेवियर है वो सेम ही है, तो हम लिखेंगे ई एक्स प्रिंट। बट यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के हिसाब से ये क्या करेगा, कि चूंकि देखो सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन क्या है, सेम है। तो जब ऐसा होता है तो इसी को बोलते हैं ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब है कि हम पेरेंट क्लास के फंक्शन के डिफिनेशन को रीराइट कर दिए, मतलब ओवरराइट कर दिए। यही ना किए, यहाँ पे जो था हाँ वो मेरा सैंपल था, तो जब भी प्रिंट होगा तो सैंपल पेज प्रिंट हो जाएगा। बट जबकि मेरा प्रोजेक्ट है तो हम जो प्रोजेक्ट में प्रिंट करना चाहेंगे वो प्रिंट करना है मुझे। तो ये है ओवरराइडिंग कंसेप्ट। तो बहुत सारा ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे ओवरराइडिंग कंसेप्ट के थ्रू हम ये फंक्शनलिटी अचीव करते हैं। तो अब जब हम इसको रन कराएंगे, ex my print डॉट जावा, और हाँ यहाँ पे मुझे क्या करना है, चाइल्ड क्लास को ex my print डॉट जावा रन कराएंगे, ex my print। ठीक, क्या आउटपुट आया, जो मैंने कस्टमाइज किया वो आउटपुट आया, ना कि पेरेंट क्लास वाला है। आया ना। हाँ देख, तो इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कंसेप्ट। तो ओवरराइडिंग में क्या होता है कि पेरेंट क्लास के फंक्शनैलिटी को हम डिसओबे करते हैं, और मुझे जो करना है वो हम फिर से लिख देते हैं। तो इसी को बोला जाता है ओवरराइडिंग फंक्शनैलिटी। तो ओवरराइडिंग हम लोगों ने किया, तो ये सारा हाँ कंसेप्ट एक दूसरे से लिंक्ड है। ओवरराइडिंग, इनहेरिटेंस, और ये दोनों मिलाकर मेरा ओवरराइडिंग अचीव होता है। हाँ ठीक है, क्लियर। हाँ हाँ तो इस तरीके से ये उप्स के सारे फीचर्स हैं जो आज मैंने आपको बताया। अब इस पे आपको बहुत सारा कुछ प्रैक्टिस करना है, और आगे जितना भी कंसेप्ट है वो मैक्सिमम इसी पे चलेगा। तो जितना कंसेप्ट मैंने बताया है ये कंसेप्ट दिमाग में एकदम रन करता रहना चाहिए बैकग्राउंड में। जब भी कोड लिखेंगे तो ये सारा फॉलो अप करते हुए ही कोड लिखेंगे, या फिर जो भी मुझे लाइब्रेरी से मिलेगा क्लासेस फंक्शंस, उसको हमको रीड कर लेना होगा कि जो क्लासेस है, जो फंक्शंस है, वो हम कैसे यूज करेंगे।
क्या वो ओवरलोडेड फंक्शन है? तो ओवरलोडेड फंक्शन है तो हम कैसे यूज करेंगे? क्या ओवर राइडेबल फंक्शन है? तो ओवर राइडेबल फंक्शन है तो हम कैसे यूज करेंगे? क्या हम क्लास इनहेरिट करके यूज करें या बिना क्लास इनहेरिट किए यूज करें? तो सारा कंसेप्ट आपको फॉलो करते हुए आगे का कोड लिखना होगा और समझना होगा।